हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ इंडक्शन मोटर, है ना। जैसा कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ इंडक्शन मोटर, है ना। ऐसे हम उसमें भी पढ़े थे, आप लोग डीसी मोटर में भी है ना, कि डीसी मोटर की स्पीड को हम कैसे कम करते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ इंडक्शन मोटर, तो इसकी हमारी दो विधियां हैं। एक कौन सी होती है, मैकेनिकल, और दूसरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लगिंग, दूसरा होता है हमारा रिहोस्टेटिंग, तीसरा होता है रीजनरेटिव। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैकेनिकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या होती है। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग, जैसे मैकेनिकल ब्रेकिंग जो होती है, तो यह गाड़ियों में होती है ना। जैसे पहियों को रोकने के लिए, है ना, जैसे मान लीजिए हमारी ये पहिया है, ठीक। तो पहिए को रोकने के लिए उस पहिया के चारों ओर ब्रेक शू आकार लगे रहते हैं ना। उससे हम क्या करते हैं, उसमें जो घर्षण करते हैं, ठीक है, घर्षण गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, तो इस विधि में जो पोल्स होते हैं, तो किसी घूर्णनशील भाग उस पर दबाव डालते हैं ना, मतलब प्रेशर डालते हैं, तो वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है ना। क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। इसलिए मशीन के अंदर इस विधि का हम यूज नहीं करते हैं, है ना। और जिससे हमारी वो मोटर होती है तो क्या हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन इससे हीट ज़्यादा उत्पन्न होती है, इसीलिए हम मशीनों के अंदर इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है, मैकेनिकल ब्रेकिंग। ठीक है, और मैकेनिकल ब्रेकिंग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो जैसे हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, इत्यादि स्थानों पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट होता है आपका इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, है ना। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, है ना। तो इसमें पहला नंबर कौन सा होता है आपका, प्लगिंग, है ना। पहला नंबर कौन सा होता है आपका, प्लगिंग। तो प्लगिंग किसे कहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारी आर बाई बी 3 फेस हैं। ठीक है, आर बाई बी ये 3 क्या हैं, फेस हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी आर बाई बी 3 फेज है ना, इनमें से कोई हमारा एक फेज क्या हो, मतलब चेंज हो, है ना, मतलब आर बी बाई हम कर दें। ठीक है, तो किसी भी 2 फेजों को बदलना जो होता है, तो क्या कहलाता है, प्लगिंग कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, अब इसको अगर हम हमारा आर बाई बी अगर इसको हम 3 फेज सप्लाई देंगे, है ना, तो जब हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो इसमें कौन सा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना, वो सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, जो वहाँ पे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसकी डायरेक्शन मान लीजिए हमारी अभी इधर है। ठीक, लेकिन अगर जब हम यहाँ से सप्लाई को चेंज कर देंगे, आर बी बाई कर देंगे, तो इसका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो किधर को बनेगा, इधर को बनेगा। ठीक है, तो जब पहले इधर था, लेकिन जब इस मतलब क्लॉक वाइज था, क्लॉक वाइज से जब क्लॉक वाइज से एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, तो घूमते समय मोटर एक बार रुकेगी ना, फिर ना एंटी क्लॉक बाई घूमेगी, है ना। तो इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपनी मोटर को ब्रेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे मशीनों में कौन सी मेथड प्रयोग की जाती है, ये प्लगिंग मेथड यूज की जाती है। ठीक है, हाँ, इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, कि जिसके कारण आप किन्हीं भी 2 फेजों को अगर हम जब बदलेंगे, है ना, तो जिसके कारण क्या होता है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूमता है, तो पहले की तुलना में रोटर पर एक ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न काम करेगा, है ना। क्या करेगा, ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न काम करेगा, जो मोटर को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, ये हमारी होती है प्लगिंग। प्लगिंग मेथड का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जैसे हमारे क्या हो गया, रोलिंग मिल हो गया, एलिवेटर्स हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, मशीन टूल्स हो गया, इन सब मशीनों की ब्रेक करने के लिए हम प्लगिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, है ना। अब इसके बाद सेकेंड नंबर है अपना रिहोस्टेटिक, है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डायनेमिक मेथड भी होता है ना। रिहोस्टेटिक ब्रेकिंग सिस्टम या डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए रिहोस्टेटिंग में हम क्या करते हैं, कि जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, कि इस विधि में मोटर को विद्युत सप्लाई से, है ना, हमें भी संयोजित करना पड़ता है ना। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली पर, जैसे मान लीजिए हमारी ये 3 फेज सप्लाई इसको दिए, है ना, यहाँ पे आपका ये है ना। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो मोटर होती है, तो मोटर को हम या स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने इसको स्टार में ही कर दिया। ठीक है, ये हमारे 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, है ना, तो ये यहाँ पे ये इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और ये इससे जुड़ जाएगा। ठीक है ना।
और इस मोटर को सप्लाई मिलती रहेगी, है ना। लेकिन अब इसको हम क्या कर देंगे, जब इधर ऑफ इधर को करेंगे, है ना, इस हैंडल को, तो ये वाले क्या होंगे कि ये वाले टर्मिनल इससे मिल जाएंगे, है ना, इससे मिल जाएंगे, इससे मिल जाएंगे, और ये ए इससे ए मिल जाएगा, बी से मिल जाएगा, और सी मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे कि मतलब हर बाइंडिंग का एक एक सिरा क्या हो जाएगा कि इस रजिस्टेंसों से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, है ना, जिससे हम क्या कर सकेंगे, अपने मोटर की स्पीड को आराम से ब्रेक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमारा कौन सा कहलाता है, रिहोस्टेटिक मेथड कहलाता है ना। कौन सा मेथड कहलाता है, रिहोस्टेटिक मेथड। ठीक है, अब इस वैद्युतिक ऊर्जा के मतलब विसरण के लिए ब्रेकिंग के समय मोटर के पास में, मतलब बाह वाले भाग में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ब्रेकिंग से इस विधि में मोटर ब्रेकिंग के लिए सप्लाई की ऊर्जा नहीं होती है ना, और इस मतलब एवं ब्रेकिंग के लिए स्वतः ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब प्लगिंग विधि की अपेक्षा यह विधि हमारी क्या रहती है, अधिक महंगी होती है ना, है ना। प्लगिंग की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा महंगी होती है। ठीक है, अब तीसरा होता है हमारा रीजनरेटिव मेथड, है ना। तीसरा कौन सा होता है, रीजनरेटिव मेथड। अब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम क्या कहलाता है, देखिए, तो ये जो हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो ब्रेकिंग की इस सिस्टम में ना तो प्लगिंग प्रणाली की भांति रहती है ना, मतलब कि विद्युत सप्लाई से ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ना ही रियोस्टेटिक प्रणाली की भांति होती है। ठीक है, अब ये जो होती है आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली, तो इसमें हम क्या, ये यह जो होती है तो जनरेटर की भांति प्रचालित होकर, है ना, ये जो होती है आपकी मोटर, तो सेम किसकी भांति, जनरेटर की भांति। ठीक है, मतलब जनरेटर की भांति प्रचालित होकर सप्लाई लाइन को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, परंतु इसकी कुछ शर्तें होती हैं, है ना। शर्तें क्या होती हैं, तो शर्तें इसमें जैसे स्लिप बराबर आपका फार्मूला होता है, एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, है ना। इसकी ये मतलब कि होता है इसमें कि जो आपकी रोटर स्पीड होती है ना, तो उसका मान हमेशा एन एस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा इस कंडीशन पे एन आर का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और मोटर आपको ओवर एक्साइटेड होनी चाहिए, है ना। मोटर कैसी होनी चाहिए, ओवर एक्साइटेड। और इसके अंदर जो बैक ईएमएफ बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए, जब इसको हम सप्लाई देंगे यहाँ पे, है ना, स्टेटर पे यहाँ पे बैक ईएमएफ बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो बैक ईएमएफ बन रहा है ना, तो सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये तीन शर्तों का यहाँ पे पालन करना चाहिए, है ना, तभी ये हमारा रिजनरेटिव मेथड यहाँ पे अलाउ हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, रिजनरेटिव मेथड। ठीक, अब हमने, है ना, ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ लिया, है ना। कितनी प्रकार की होती हैं, दो, एक मैकेनिकल, दूसरी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मैकेनिकल जो होती है तो कौन सी होती है, जो हम गाड़ियों में यूज करते हैं, है ना। और इसके कारण क्या होता है कि मतलब कि पहिए के चारों ओर ब्रेक शू लगा देते हैं, जिससे वहाँ पे घर्षण होता है, घर्षण से गति का विरोध होता है ना। अब गति का विरोध होगा तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी, वहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन इस मोटर इससे क्या होता है कि वहाँ पे हीट का डर ज़्यादा रहता है ना, इस कारण मैकेनिकल मेथड बहुत कम यूज करते हैं। फिर हमारी इलेक्ट्रिकल मेथड तीन होती हैं, प्लगिंग, रिहोस्टिंग और रिजनरेटिव, है ना। इन मेथडों में प्लगिंग का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दोष क्या होते हैं। ठीक है, थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होते हैं आपकी, उसमें दोष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो मुख्यतः जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटरें होती हैं तो उसमें तीन दोष पाए जाते हैं। एक कौन सा होता है, सिंगल फेजिंग होता है, दूसरा कॉगिंग होता है, तीसरा क्रॉलिंग होता है। ठीक है, अब ये सिंगल फेजिंग क्या होती है, तो सिंगल फेजिंग जैसे मान लीजिए हमारे आर बाई बी, ये तीन फेज एंड इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आ रहे हैं। ठीक है, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमारे आर बाई बी तीन फेज आ रहे हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि किसी कारण, है ना, किसी एक फेज का कनेक्शन या तो ढीला है, मान लीजिए ये तीन फेज यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब कोई कारणवश हो गया कि एक का जो है तो कनेक्शन ढीला है ना, मतलब उसको मोटर को सप्लाई नहीं मिल पा रही है, या तो एक का फ्यूज जुड़ गया है ना। कुछ कारणवश जब एक का मतलब एक फेज हमारा यहाँ पे ना बताता हो, ठीक है, तो मोटर की वाइंडिंग में तीन फेज नहीं मिल रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिंगल फेजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल फेजिंग। ठीक है, अब ये जो सिंगल फेजिंग होता है तो इसके कारण क्या होता है, तो देखिए, अब अगर क्वेश्चन यहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा आता है ना, अब स्टार्टिंग के समय मान लीजिए मोटर आपकी क्या है, अब स्टार्टिंग के समय अगर आपकी मोटर है ना, स्टार्टिंग के समय अगर ये सिंगल फेजिंग हो गया है किसी इंडक्शन मोटर में, तो मोटर आपकी क्या होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, है ना। अब अगर रनिंग अवस्था में है,
अब मोटर अगर आपकी रनिंग अवस्था में, मतलब अगर मोटर आपकी चल रही है कंटिन्यू, उस कंडीशन में अगर सिंगल फेजिंग होती है ना, या तो मान लीजिए क्या कहते हैं, किसी का फ्यूज उड़ जाता है या तो कनेक्शन ढीला है, तो अगर नो लोड है ना, लोड से हमारी मोटर कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, मोटर आपकी गर्म होगी, लेकिन करंट का मान वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा, है ना, जब ज़्यादा बढ़ेगा तभी तो मोटर गर्म हो जाएगी आपकी। अगर आपकी मतलब कि मोटर जो है तो लोड से कनेक्ट है, फुल लोड पर है ना, तो आपकी मोटर गर्म होकर मोटर जल भी सकती है ना। तो ये कंडीशन, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा होता है आपका कोगिंग। कोगिंग को हिंदी से हम क्या बोलते हैं, जकड़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जकड़न। तो जैसे मान लीजिए आपकी ये 3 फेज इंडक्शन मोटर हुई, ये क्या हुआ, रोटर। जब हम इस मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कभी कभी क्या फुल, मतलब फुल सप्लाई से हम अगर मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो भी क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, कभी कभी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक लॉकिंग, जिसके कारण आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती। अच्छा, एक्चुअली होती क्यों है ये, है ना, मैग्नेटिक लॉकिंग कैसे होती है। तो होता क्या है कि जब स्टेटर और रोटर में खाँचों की संख्या समान हो जाती है ना, अगर मान लीजिए जितने हमारे खाँची स्टेटर में है, जितने रोटर में है, तो दोनों की खाँचों की संख्या अगर सेम हो जाती है, तभी आप मैग्नेटिक लॉकिंग की सिस्टम बनता है यहाँ पे, है ना। इसलिए हमेशा अगर मान लीजिए रोटर की खाँचों की संख्या स्टेटर की खाँचों की संख्या से विषम होनी चाहिए हमेशा, है ना, एक कम या ज़्यादा होनी ही होनी चाहिए, है ना, जिससे मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी तो आपका कॉगिंग फॉल्ट उस पर नहीं आ सकता, ठीक है। अब थर्ड नंबर है आपका क्राउलिंग। क्राउलिंग क्या कहलाता है, तो क्राउलिंग जो मोटर के अंदर 7th हार्मोनिक उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अपने जैसे आपने मोटर को जब सप्लाई देंगे, ठीक है, तो मोटर अपनी फुल स्पीड का 1/7 स्पीड पे मतलब चल रही है ना, तो उसी समय अगर 1400 आरपीएम पे चल रही है। अब अगर इसका 1/7 करें, है ना, ठीक है, अब अगर आप इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, 200 आरपीएम आएगा। तो जब आपका किसी मोटर में क्राउलिंग फॉल्ट आ जाता है ना, तो मोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी, 200 आरपीएम। अब कोई मोटर अगर 1400 पे घूम रही है, अगर उसको आप 200 पे घुमाएंगे तो कितनी कम पे घूमेगी, है ना। यही आपका क्या कहलाता है, क्राउलिंग मेथड कहलाता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी से क्या बोलते हैं, रिंगड़, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हार्मोनिक क्या होता है ना, इससे डिपेंडेंट चीज़, ठीक है।